चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज के क्लास में पिछले सेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पिछले सेशन में हम सौरमंडल को उठाया था। सौरमंडल में हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांड की। ठीक है, और ब्रह्मांड की बात करते हुए हम पहुंचे थे महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट का सिद्धांत जिसके बारे में हमने बात किया था कि महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसे आप बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं, इसे 1927 में इसे 1927 में जॉर्ज एव लेमेंतियर ने दिया था। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो इसकी व्याख्या करने वाले व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट वेगनर। और इन्होंने इसकी व्याख्या कब करते हैं? तो इसकी व्याख्या करते हैं 1967 में करते हैं, 1967 में करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने सेशन को। ठीक है, देखिए, तो आपने देखा था क्या कि बिग बैंग सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति और व्याख्या करने वाले व्यक्ति दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अब रॉबर्ट वेगनर 1967 में इसकी व्याख्या करते हैं और व्याख्या करते हुए एक कैसी बातें करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, और देखिए आपको बता दें कि हमारा पढ़ाने का जो पैटर्न होगा, सिलेबस जो होगा, सिलेबस से टच करते हुए तो हम लोग चलेंगे ही, लेकिन हमारे पढ़ाने का जो पैटर्न होगा वो एनसीईआरटी एससीईआरटी होगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी एससीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ, उसमें थोड़ी सी चीजों को एडवांस करके आगे बढ़ा दिया जाता है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया जाता है, इजी टू मॉडरेट या फिर मॉडरेट टू टफ कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन वैसे आप मानकर चलेंगे कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मॉडरेट लेवल के ही होंगे। ठीक है, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे इजी टू टफ। ठीक है, तो बीच में मॉडरेट आ ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो रॉबर्ट वेगनर व्याख्या करते हैं, किसकी व्याख्या करते हैं? तो चलिए लिखिएगा यहां पर, बीबीटी की व्याख्या, बी बी टी, बीबीटी बोले तो बिग बैंग थ्योरी। बीबीटी की व्याख्या 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 1967 में, 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने किया था। किसने किया था भाई? रॉबर्ट रॉबर्ट वेगनर ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट वेगनर ने किया था। ठीक है, बीबीटी की व्याख्या 1967 में किसने किया था? रॉबर्ट वेगनर ने किया था। ठीक है, चलिए किया था, तो देखिए कैसे किया था इन्होंने भाई। देखिए, इन्होंने बताया था कि आज से आज से लगभग करोड़ों वर्ष पहले, ठीक है, आज से लगभग करोड़ों वर्ष पहले, यानी आप ऐसे देख सकते हैं कि 13.7 अरब वर्ष पहले। ठीक है, तो आज से 13.7 वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले, आज से 13.7 अरब वर्ष पहले। ठीक है, पहले जो आपका ब्रह्मांड आज है ना, यह ब्रह्मांड एक सूक्ष्म बिंदु के रूप में था। एक क्या था भैया? सूक्ष्म बिंदु के रूप में था। ठीक है, सूक्ष्म बिंदु के रूप में था। यह कैसा था भैया? यह एक सूक्ष्म बिंदु के रूप में था। ठीक है, सूक्ष्म बिंदु के रूप में था। ठीक है, चलिए आप समझ सकते हैं बात को। ठीक है, ये कैसा था भैया? सूक्ष्म बिंदु के रूप में था। चलिए, सूक्ष्म बिंदु के रूप में था। और इस सूक्ष्म बिंदु को, सूक्ष्म बिंदु का मतलब आप क्या समझते हैं? सूक्ष्म बिंदु का मतलब कि अपने हिसाब से एक सूक्ष्म बिंदु के रूप में था। ठीक है, अब इसे विलक्षणता का बिंदु कहा गया। क्या कहा गया बच्चे? इसे विलक्षणता का बिंदु कहा गया। आप भी बनाते रहेंगे मैप, मतलब फिगर आप भी बनाते रहेंगे। इसे क्या कहा गया बच्चे? इसे विलक्षणता का बिंदु कहा गया। विलक्षणता
विलक्षणता का बिंदु कहा गया। क्या कहा गया बच्चे? इसे विलक्षणता का बिंदु कहा गया। इंग्लिश में बोले तो इसे पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चे? इसे पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी बोलेंगे। ठीक है, चलिए, ये कब की बात है? तो आज से 13.7 अरब वर्ष पहले जो ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड एक सूक्ष्म बिंदु के रूप में था, इसे क्या कहा गया? विलक्षणता का बिंदु यानी पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी कहा गया। आपको बता दें कि इसका आयतन जो था ना, इसका आयतन कम था। इसका आयतन क्या था बच्चे? कम था, जिसके कारण इसकी डेंसिटी यानी घनत्व क्या था? अधिक था। इसका घनत्व क्या था? अधिक था। घनत्व अधिक था, इसका ताप भी यानी टेम्परेचर क्या था? अधिक था। ठीक है, अधिक था। और इसका प्रेशर भी क्या था? अधिक था। प्रेशर भी क्या था? अधिक था। ठीक है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसका प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब क्या था? अधिक था। क्या कम था भैया? आयतन इसका क्या था? कम था। ठीक है, फिर क्या होता है? इसमें अचानक विस्फोट होता है। इसमें अचानक विस्फोट होता है। ठीक है, इसमें अचानक क्या होता है बच्चे? विस्फोट होता है। ठीक है, इसमें अचानक विस्फोट होता है। ठीक है, अचानक विस्फोट होता है, तो इसी अचानक हुए विस्फोट को क्या कहा गया? इसे बोला गया महाविस्फोट बोला गया। क्या बोला गया बच्चे? इसे महाविस्फोट कहा गया। ठीक है, समझिएगा बात को। ठीक है, चलिए, अब इसमें अचानक विस्फोट होता है, तो विस्फोट होने के बाद, विस्फोट होने के बाद, ठीक है, विस्फोट होने के बाद किसका निर्माण होता है? तो सबसे पहले बच्चे निर्माण होता है हाइड्रोजन का। किसका निर्माण होता है? हाइड्रोजन का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए, हाइड्रोजन का निर्माण होता है। और आज भी आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक कोई गैस है तो कौन है बच्चे? हाइड्रोजन है। ठीक है, किसका निर्माण होता है बच्चे? हाइड्रोजन का निर्माण होता है। हाइड्रोजन का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद किसका निर्माण होता है? इसके बाद हीलियम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चे? हीलियम का निर्माण होता है। ठीक है, हीलियम का निर्माण होता है। ठीक है, हीलियम का निर्माण होता है। और हीलियम और धूल के कण, हीलियम और इसके साथ साथ धूल के कण का भी क्या होता है? निर्माण होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, धूल के कण, धूल के कण का निर्माण होता है। ठीक है, धूल के कण का निर्माण होता है। हीलियम, हाइड्रोजन, धूल के कण, ठीक है, ये सब क्या करते हैं? ये निहारिका का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बच्चे? निहारिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, निहारिका का निर्माण करते हैं। निहारिका, निहारिका का निर्माण करते हैं। निहारिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, निहारिका का निर्माण करते हैं। और निहारिका है कौन बच्चे? तो निहारिका जिसे आप नेबुला बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप? इसे आप नेबुला बोलते हैं। ठीक है, चलिए, यहां पर आप लिख लीजिएगा नेबुला। नेबुला का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब नेबुला जो है ना, ये तारों का निर्माण करती हैं। ये किसका निर्माण करती हैं? तारों का निर्माण करती हैं। ये तारों का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये बनाते हैं क्या? तारा, स्टार्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे? तारा बनाते हैं, स्टार्स बनाते हैं, स्टार्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये तारे मिलकर किसका निर्माण करते हैं बच्चे? तारामंडल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तारामंडल का निर्माण करते हैं। तारा मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तारामंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसका निर्माण करते हैं, तारामंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये तारामंडल मिलकर बच्चे ये बनाते हैं
आकाशगंगा। क्या बनाते हैं? आकाशगंगा। सारा मंडल मिलकर एक इसका निर्माण करते हैं, तो आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। थोड़ा सा इसको हम यहां पर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तारामंडल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। आकाश गंगा का निर्माण करते हैं, ठीक है। बोलिए, ये बात ठीक है? किसका निर्माण करते हैं? आकाश गंगा का निर्माण करते हैं, ठीक है। आकाश गंगा को आप मंदाकिनी बोलेंगे या फिर गैलेक्सी बोलेंगे, ठीक है। चलिए, ध्यान दीजिएगा, जो हमारी आकाश गंगा है, जो हमारी आकाश गंगा है बच्चे, उसका नाम क्या है? तो आपको पता ही होगा कि हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमारी आकाशगंगा का नाम, हमारी हमारी आकाशगंगा का नाम, आकाश गंगा का नाम, हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। क्या है? मंदाकिनी है, मंदाकिनी है, ठीक है। और आपको बता दें कि मंदाकिनी का जो भाग पृथ्वी से दिखता है, मंदाकिनी का जो भाग पृथ्वी से दिखता है, यहां पर आप लिख लेंगे, मंदाकिनी का जो भाग पृथ्वी से दिखता है, मंदाकिनी मंदाकिनी का जो भाग पृथ्वी से दिखता है, जो भाग पृथ्वी से दिखता है, पृथ्वी से दिखता है, मंदाकिनी का जो भाग पृथ्वी से दिखता है, उसे आप क्या बोलते हैं? तो उसे आप दुग्ध मेखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? दिखता है, उसे 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 दुग्ध मेखला कहते हैं। दुग्ध दुग्ध मेखला कहते हैं। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला कहते हैं, मेखला कहते हैं, दुग्ध मेखला, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जिसे आप इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं, दुग्ध मेखला कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला कहते हैं। तो हमारी जो मंदाकिनी है, हमारी मंदाकिनी का जो भाग पृथ्वी से दिखता है, उसे आप क्या बोलते हैं बच्चे? दुग्ध मेखला कहते हैं। क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला कहते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि दुग्ध मेखला का 80% भाग सर्पिलाकार है, ठीक है। यहां पर लिख लेंगे, दुग्ध मेखला का दुग्ध दुग्ध मेखला का मेखला का 80% भाग का 80% भाग, कितना परसेंट भाग बच्चे? 80% भाग सर्पिलाकार, ध्यान रखिएगा इस बात को, सर्पिलाकार तस्तरी नुमा है, तस्तरी नुमा, सर्पिलाकार तस्तरी नुमा, यानी स्पाइरल स्पाइरल डिस्क है। क्या है? स्पाइरल डिस्क है, सर्पिलाकार तस्तरी नुमा है, ठीक है। अब आपको एक बात बता दें बच्चे, ठीक है, इसे सबसे पहले किसने देखा था? तो आप यहां पर लिख सकते हैं, दुग्ध मेखला को सबसे पहले, दुग्ध दुग्ध मेखला को दुग्ध मेखला को सबसे पहले दुग्ध मेखला को सबसे पहले आधुनिक विज्ञान के जनक, आधुनिक आधुनिक विज्ञान के जनक, विज्ञान के जनक जनक गैलीली ने देखा था। किसने देखा था? गैलीली ने देखा था,
गैलीलियो गैलीली ने देखा था, ने देखा था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान देगा, देखा था। और आगे बात करें, और आगे बात करें बच्चे इसमें। ठीक है, अब थोड़ी सी कुछ बातें आपको समझनी चाहिए। ठीक है, अब एक कुछ फैक्ट आपको याद रखने चाहिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए, अब आकाशगंगाएं होती हैं क्या, थोड़ा सा इनको एनसीईआरटी फैक्ट है, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ फैक्ट है, इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, जो कि आपके समझने में भी मदद करती करेंगी और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या होंगी, इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां पर फैक्ट के रूप में आप सबसे पहले आप पहला देखेंगे क्या है, तो देखिएगा, आकाशगंगाओं के बनाने वाले बादलों को निहारिका कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे आकाश, आकाश गंगाओं को, आकाश गंगाओं को बनाने वाले, बनाने वाले, बनाने बनाने वाले बादलों को, बनाने वाले बादलों को को निहारिका या नेबुला कहते हैं। निहारिका, निहारिका या नेबुला कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चे, निहारिका या नेबुला कहते हैं। यानी अगर आपसे पूछ दे डायरेक्टली, डायरेक्टली अगर आपसे पूछ दे बच्चे कि निहारिका या फिर नेबुला है क्या, तो आपका जवाब होगा आकाश गंगाओं को बनाने वाले जो बादल है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, निहारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निहारिका या फिर नेबुला कहते हैं। ठीक है, नेबुला का निर्माण हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है, यहां पर लिख लेंगे नेबुला का निर्माण, नेबुला का निर्माण, का निर्माण, नेबुला का निर्माण, निर्माण हाइड्रोजन हीलियम व धूल के कणों से हुआ है। धूल के कणों से हुआ है, कणों से हुआ है, धूल के कणों से हुआ है। यानी निहारिका का जो निर्माण है ना, ये किससे हुआ है, तो हाइड्रोजन हीलियम व धूल के कणों से हुआ है। इस बात को भी आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले फैक्ट की बात करें तो अगला फैक्ट आपको क्या जानना है, एक व्यक्ति है जिनका नाम है एडविन हबल। क्या नाम है उनका, एडविन हबल। एडविन हबल बताते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है। ठीक है, ब्रह्मांड का विस्तार क्या हो रहा है, आज भी हो रहा है। ठीक है, अर्थात आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे एडविन हबल के अनुसार, एडविन, एडविन हबल के अनुसार, हबल के अनुसार, एडविन हबल के अनुसार क्या कहते हैं भैया, एडविन हबल, एडविन हबल कहते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का विस्तार, ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है, अर्थात आकाशगंगाओं के मध्य की दूरी बढ़ रही है। अर्थात, अर्थात आकाश गंगाओं के मध्य की दूरी, आकाश गंगाओं के मध्य की दूरी, के मध्य, मध्य की दूरी, दूरी बढ़ रही है। मध्य की दूरी, दूरी क्या हो रही है भैया, बढ़ रही है, बढ़ रही है। आकाश गंगाओं की मध्य की दूरी बढ़ रही है। ठीक है, ये बात कौन बताते हैं भैया, तो एडविन हबल बताते हैं। ठीक है, इस बात को क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए
एक अगले फैक्ट की बात करें तो अगला फैक्ट आपका क्या होगा, यहां पर तीसरा ले लेंगे, तीसरा फैक्ट। ठीक है, चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आकाशगंगाएं हैं क्या। तो आपको बता दें कि आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में चौड़ी सफेद पट्टी की तरह दिखती हैं। यहां पर लिख लेंगे आकाशगंगाएं, आकाश आकाशगंगाएं, आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में चौड़ी सफेद पट्टी की तरह दिखती हैं। चौड़ी चौड़ी सफेद सफेद पट्टी की तरह दिखती हैं, पट्टी की तरह तरह दिखती हैं, चौड़ी सफेद पट्टी की तरह दिखती हैं, जिन्हें जिन्हें ब्रह्मांड की, जिन्हें क्या बोलते हैं बच्चे, ब्रह्मांड की गंगा कहते हैं, जिन्हें ब्रह्मांड ब्रह्मांड की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, ब्रह्मांड की गंगा कहते हैं। तो जो आकाश गंगाएं होती हैं ये ब्रह्मांड में चौड़ी सफेद पट्टी की तरह दिखती हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड की गंगा कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड की गंगा कहते हैं। और एक बात तो आपको पता ही चल गया कि जो हमारी आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला। क्या नाम है, दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे, जिसका आकार कैसा है भैया, तो सर्पिलाकार डिस्क नुमा है, सर्पिलाकार डिस्क नुमा है। ठीक है, अब देखिएगा एक बात आपको बता दें कि हमारी आकाशगंगा की जो सबसे नजदीकी की मंदाकिनी है ना, लिख लेंगे हमारी आकाशगंगा, चौथा फैक्ट, हमारी हमारी आकाश हमारी आकाश गंगा के समीप, हमारी आकाशगंगा के समीप की आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा के समीप की आकाशगंगा, समीप की या नजदीकी से बोल सकते हैं, नजदीकी नजदीकी आकाश गंगा का नाम, आकाश गंगा का नाम का नाम नाम देवयानी, देवयानी देवयानी यानी या एंड्रोमेडा है। कौन है बच्चे, एंड्रोमेडा है, एंड्रोमेडा। हमारी आकाशगंगा के नजदीक की जो मंदाकिनी है ना उसका नाम क्या है, देवयानी या फिर क्या है, एंड्रोमेडा है। इस बात को भी क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, यहां पर अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं। ठीक है, हेडिंग क्या बनाएंगे आप, हमारी आकाशगंगा के में 88 तारामंडल है। ठीक है, हमारी हमारी आकाशगंगा में, आकाश गंगा, हमारी आकाशगंगा में कितने तारामंडल हैं, 88 तारामंडल हैं। कितने तारामंडल हैं, 88 तारामंडल हैं। हमारी आकाशगंगा में कितने तारामंडल हैं, 88 तारामंडल हैं। इस बात को भी क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, तारामंडल है। चलिए, तारामंडल को आप इंग्लिश में कंस्टलेशन बोलते हैं, इस बात को भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ हेडिंग बनाएंगे आप, कुछ आसानी से पहचाने जाने वाले नक्षत्र मंडल, कुछ आसानी से हेडिंग बनाएंगे आप, कुछ आसानी से
आसानी से पहचाने जाने वाले पहचाने जाने वाले वाले नक्षत्र मंडल नक्षत्र मंडल कुछ आसानी से पहचाने जाने वाले नक्षत्र मंडल। ठीक है, नक्षत्र मंडल इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? कंस्टलेशन बोलेंगे। ठीक है, अब कुछ नक्षत्र मंडलों का आप नाम लिख लेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और ये आपसे पूछे भी जाते हैं, जैसे आर्यन। ठीक है, एक नक्षत्र मंडल का नाम क्या है भाई? आर्यन। ठीक है, ऑरियन भी इसे बोलते हैं, आर्यन। ठीक है, ऑरियन। इसे आप मृग भी बोलते हैं, इसे आप काल पुरुष भी बोलते हैं। इसे मृग भी बोलते हैं, आप इसे काल पुरुष भी बोलते हैं, काल पुरुष भी बोलते हैं। इसे आप शिकारी भी बोलते हैं। ये सारे नाम किसके हैं भाई? ये आर्यन के नाम। ठीक है, चलिए, तो आर्यन क्या भैया? यह नक्षत्र मंडल है जिसको आसानी से पहचाना जाने वाला नक्षत्र मंडल है। आगे, ठीक है, उर्सा मेजर। उर्सा मेजर, उर्सा मेजर आपको कई जगह इसे अर्सा मेजर भी पढ़ने को मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा। उर्सा मेजर, ठीक है, उर्सा मेजर को आप बिग बियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बिग बियर कहते हैं, बिग बियर कहते हैं। उर्सा मेजर को आप क्या बोलते हैं? बिग बियर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसी तरीके से कैनिस मेजर, कैनिस मेजर, और कैनिस मेजर को आप ग्रेट डॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट डॉग कहते हैं, ग्रेट डॉग। बोलिए, कैनिस मेजर को आप किस नाम से जानते हैं भैया? ग्रेट डॉग से। इसी तरीके से स्मॉल बियर, स्मॉल बियर, स्मॉल बियर, स्मॉल बियर। ठीक है, और स्मॉल बियर को आप सप्तर्षि मंडल भी कहते हैं, सप्तर्षि, सप्तर्षि मंडल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सप्तर्षि मंडल भी कहते हैं। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान देंगे। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। तो कुछ आसानी से पहचाने जाने वाले नक्षत्र मंडल, तारा मंडल। हमारी आकाशगंगा में कितने तारा मंडल है? 88 तारा मंडल। ठीक है, अब इनमें से कुछ आसानी से पहचाने जाने वाले तारा मंडलों में आपको आर्यन देखने को मिला, उर्सा मेजर, कैनिस मेजर, स्मॉल बियर। ठीक है, आर्यन को आप किस नाम से जानते हैं? मृग या काल पुरुष कहते हैं, या फिर शिकारी कहते हैं। उसी तरीके से उर्सा मेजर को आप क्या बोलते हैं? तो बिग बियर बोलते हैं। कैनिस मेजर को ग्रेट डॉग कहते हैं, स्मॉल बियर को आप सप्तर्षि मंडल कहते हैं। इस बात को आप ध्यान देंगे। इसी तरीके से हम नोट बना के लिख लेंगे। चलिए यहां पर बनाएंगे नोट। ठीक है, नोट। अब नोट में हमको क्या लिखना है? तो जैसे आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? ठीक है, तो लिख लेंगे सबसे बड़ा तारामंडल, सबसे बड़ा तारामंडल, सबसे बड़ा तारामंडल कौन है बच्चे? सबसे बड़ा तारामंडल का नाम है हाइड्रा। क्या नाम है? सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। जबकि 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 सबसे छोटा तारामंडल, सबसे छोटा तारामंडल, सबसे छोटा तारामंडल त्रिशंकु या क्रक्स है। क्या है? त्रिशंकु या क्रक्स है। त्रिशंकु या क्रक्स। ठीक है, क्रक्स। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है भैया? तो हाइड्रा है। अब हाइड्रा ये जो है ना, ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा तारामंडल है। और आपको बता दें कि हाइड्रा में 68 तारे हैं। कितने तारे हैं? 68 तारे हैं, 68 तारे हैं। कहां? हाइड्रा में। ठीक है, वही
क्रक्स या त्रिशंकु में कितने तारे हैं? तो आपको पता ही है कि इसमें 4 तारे हैं। कितने तारे हैं भैया? इसमें 4 तारे हैं। लेकिन वहीं पर, ठीक है, सबसे अधिक तारा किस मंडल में है? यहां पे लिख लेंगे, सबसे अधिक तारे, सबसे अधिक तारे या तारों की संख्या के आधार पर, तारों की संख्या के आधार पर, तारों की संख्या के आधार पर, तारों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा तारामंडल, सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है। कौन है भैया? सेंटारस। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सेंटारस है। सेंटारस की बात करें तो इसमें 94 तारे हैं। कितने तारे हैं? 94 तारे हैं सेंटारस। समझ में आई बात कि नहीं? तो आप समझिएगा, हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है, लेकिन एरिया के आधार पर है। इसमें कितने तारे हैं? तो 68 तारे हैं। लेकिन सबसे छोटा तारा मंडल आपसे पूछा जाए तो क्रक्स है, जिसे आप त्रिशंकु भी बोलते हैं। और उसी तरीके से तारों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा तारामंडल की बात करें तो है सेंटारस। इसमें कितने तारे हैं? 94 तारे हैं। ठीक है, इस बात को भी आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ और भी बातें आपको जाननी चाहिए जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, देखिए, प्रकाश वर्ष, हेडिंग बनाएंगे क्या? प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। ठीक है, इंग्लिश में आप इसे क्या बोलते हैं? लाइट ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? लाइट ईयर कहते हैं। प्रकाश वर्ष जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, प्रकाश वर्ष की बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वर्ष जो है ना, यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। प्रकाश वर्ष है क्या? यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। नहीं, प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का दूसरा सबसे बड़ा मात्रक है। पहला सबसे बड़ा मात्रक की बात करें तो पारसेक है, पैरालैक्टिक सेकंड है। कौन है? पारसेक है, पैरालैक्टिक सेकंड है। तो यहां पर लिखेंगे प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष दूरी का, ध्यान दीजिएगा इस बात को, दूरी का दूसरा सबसे बड़ा मात्रक है। दूसरा, प्रकाश वर्ष दूरी का पारसेक के बाद, पारसेक के बाद दूसरा सबसे बड़ा मात्रक है। दूसरा सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी के बाद दूसरा सबसे बड़ा मात्रक है। कौन भैया? प्रकाश वर्ष मात्रक है, ठीक है। जो प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में, जो प्रकाश द्वारा प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3.0 इंटू 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, अगर यहां पर 8 करेंगे तो यहां पर मीटर करना पड़ेगा। यानी आप सीधा सीधा समझिएगा कि जो प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगर इस चाल से प्रकाश चलना स्टार्ट कर दे अंतरिक्ष में तो 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा उसे 1 प्रकाश वर्ष बोलेंगे। ठीक है, जो प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में एक वर्ष में तय की गई
गई दूरी होती है, दूरी होती है। क्या होती है भैया? दूरी होती है। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से बात करें, अगर एक प्रकाश वर्ष यानी एल वाई, एल वाई का मतलब लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, इतना होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है बच्चे 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है, इस बात को क्या करेंगे आप ध्यान देंगे। ठीक है, अगर आप इसे ट्रिलियन में लिखना चाहते हैं, अगर जो आप इसे ट्रिलियन में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, या फिर आप इसे और भी किस में लिख सकते हैं, तो इसे 946 बिलियन किलोमीटर लिख सकते हैं। 946 बिलियन किलोमीटर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? बिलियन किलोमीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक बात आपको बता दें कि एक पारसेक बराबर होता है क्या? तो एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 इंटू 1 LY। प्रकाश वर्ष का कितना गुना होता है? तो 3.26 गुना होता है, 3.26 गुना होता है क्या? एक पारसेक बराबर। तो पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, वही प्रकाश वर्ष जो है दूरी का दूसरा सबसे बड़ा मात्रक है, यानी पारसेक के बाद दूसरा सबसे बड़ा मात्रक है। एक बात आपको बता दे कि प्रकाश वर्ष का उपयोग कहां होता है, तो यहां पर लिख लेंगे प्रकाश वर्ष का उपयोग। कहां कहां पर आप प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं, इस बात को आपको जानना चाहिए। ठीक है, प्रकाश वर्ष का उपयोग आप कहां कहां पर करते हैं, तो आपको बता दें कि तारों का आकार, ठीक है, लिख लेंगे आकाशगंगाओं का आकार, लिख लेंगे यहां पर आकाश गंगाओं का आकार जानने में आकाशगंगाओं का आकार जानने में तथा आकाशगंगाओं के मध्य दूरी पता करने में, आकाशगंगाओं के मध्य की दूरी पता करने में, आकाशगंगाओं के मध्य की दूरी पता करने में, ठीक है, करने। अगला क्या? ठीक है, ये पहला पॉइंट था। अगला, ठीक है, तारों के मध्य दूरी पता करने में, तारों के मध्य दूरी पता करने में। अगर आपसे कोई पूछ दे करने में, ठीक है, तो आप जानते हैं ना, कोई पूछे कि इस ग्रह और इस ग्रह के बीच की दूरी, यानी सूर्य और इस ग्रह के बीच की दूरी इतना प्रकाश वर्ष है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष क्या है भैया? तो यह दूरी मापने का दूसरा सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक के बाद, और इसका काम क्या है? आकाशगंगाओं का आकार पता करने में, आकाशगंगाओं के मध्य की दूरी पता करने में, तारों के मध्य की दूरी पता करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो अगला है आपका, ठीक है, कृष्ण विवर या फिर श्याम छिद्र। इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा जाता है। कृष्ण
बीवर, कृष्ण बीवर, जिसे आप श्याम छिद्र बोलते हैं, श्याम छिद्र बोलते हैं, कृष्ण बीवर या फिर क्या बोलते हैं, श्याम छिद्र बोलते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं बच्चे क्या, ब्लैक होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है, ब्लैक होल कहते हैं। इंग्लिश में इसे आप क्या बोलते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपको बता दें कि वास्तव में जो कृष्ण बीवर है, श्याम छिद्र जिसे आप ब्लैक होल बोल रहे हैं, ये कोई होल नहीं है, ये कोई छिद्र नहीं है। वास्तव में यह एक आकाशीय पिंड है। वास्तव में है क्या, यह आकाशीय पिंड है। ठीक है, यह आकाशीय पिंड का निर्माण कैसे होता है, तो जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है, तो वह तारा अपने अंतिम घड़ी में वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, किसमें, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। और ब्लैक होल की डेंसिटी इतनी अधिक होती है, इसकी ग्रेविटी भी इतनी अधिक होती है कि अपने बगल से गुजरने वाले प्रकाश को भी ये क्या कर लेता है, खींच लेता है, जिसके कारण प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता है। और जब किसी वस्तु से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है तो वस्तु काली दिखाई देती है, इसलिए इसे ब्लैक होल कह दिया गया। समझ में आ रही बात, ब्लैक होल कह दिया गया। और इसके बारे में कौन पता लगाया था, तो यश चंद्रशेखर ने इसके बारे में पता लगाया था। ठीक है, इसके बारे में किसने पता लगाया था, तो यश चंद्रशेखर ने इसके बारे में पता लगाया था। तो चलिए आइए इस पर बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा, यह ऐसा आकाशीय पिंड है, लिखेंगे, यह ऐसा आकाशीय पिंड है, यह ऐसा आकाशीय पिंड है, आकाशीय पिंड है, पिंड है, जो जो अपने अपने बगल से गुजरने वाले, बगल से गुजरने वाले प्रकाश तक को भी खींच लेता है, प्रकाश तक को भी खींच लेता है, खींच लेता है, प्रकाश तक को भी क्या कर लेता है भैया, खींच लेता है, प्रकाश तक को भी खींच लेता है। यह ऐसा आकाशीय पिंड है जो अपने बगल से गुजरने वाले प्रकाश तक को भी क्या कर लेता है, खींच लेता है, क्योंकि इसका घनत्व व गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक है, गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक है, अत्यधिक है। ठीक है, अत्यधिक है। इसके बारे में यश चंद्रशेखर ने लगाया था, यश चंद्रशेखर ने लगाया था। इसके बारे में यश चंद्रशेखर ने लगाया था। इसके बारे में यश चंद्रशेखर ने बताया था, बताया। ठीक है, इसने बताया था भैया, यश चंद्रशेखर ने बताया था। और बात करें इस पर, ठीक है, यह हमारी आकाशगंगा के केंद्र में है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र बल्ज के समीप है, बल्ज के समीप है। यह हमारी आकाशगंगा के केंद्र बल्ज के क्या है, समीप है। इस बात को भी क्या करेंगे, आप ध्यान देंगे। ठीक है, बल्ज के समीप है। ठीक है, अब देखिए चंद्रशेखर सीमा क्या होती है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान देंगे, चंद्रशेखर सीमा क्या होती है। ठीक है, चलिए
जैसे मान लीजिए कि ये सन है, ये कौन है? सन। अब सन से किसी किसी आकाशीय पिंड का द्रव्यमान 1.44 गुना है, ठीक है। तो जिसका द्रव्यमान इससे छोटा होगा, जिसका द्रव्यमान जिस तारे का द्रव्यमान जिस तारे का द्रव्यमान, ठीक है, इससे छोटा होगा, वह श्वेत वामन बनेगा। क्या बनेगा? श्वेत वामन बनेगा, श्वेत वामन बनेगा। और जिस तारे का द्रव्यमान इससे अधिक होगा, मतलब किससे? सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक होगा, ठीक है। तो वह ब्लैक होल बनेगा। क्या बनेगा? ब्लैक होल बनेगा, यानी कृष्ण बीवर बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? कृष्ण बीवर, ठीक है। बोलिए, बात समझ में आ रही का? इस बात को आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे, इस बात को आप ध्यान देंगे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं, ठीक है। अब आप इसी को ना, यानी 1.44 को आप क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। चंद्रशेखर 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 सीमा बोलते हैं, चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया। आगे बात करते हैं। इसी तरीके से हम पहले बात करेंगे किस पर? ग्रहों की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक। ग्रहों की नहीं, पहले हम तारे की बात कर लेते हैं। तारे क्या होते हैं, क्योंकि इनके बारे में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तारे, इनको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? स्टार्स। क्या बोलते हैं? स्टार्स, ठीक है। चलिए देखिए भैया, तारे क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको बता दें कि जो तारे होते हैं ना, ये गर्म गैसों जैसे हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह के क्या होते हैं? बने होते हैं, ठीक है। यहां पर लिखेंगे तारे गर्म, तारे जो होते हैं भैया, तारे गर्म गर्म गैसों गर्म गैसों यानी हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, सारे गर्म गैसों के बने बने गोले होते हैं। गोले होते हैं, जिनमें जिनमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। नाभिकीय नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है बच्चे? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, जिसमें हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। देखेंगे इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया इस प्रक्रिया में हल्के नाभिक जुड़कर हल्के नाभिक जुड़कर जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। भारी नाभिक नाभिक का निर्माण करते हैं हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। यही कारण है कि यही कारण है कि है कि अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक अत्यधिक मात्रा में प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा
निर्मुक्त होती है, रिलीज होती है, निर्मुक्त होती है, निर्मुक्त होती है, बोलिए। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में प्रकाश या उष्मा ऊर्जा क्या होती है, निर्मुक्त होती है। ठीक है, यही कारण है कि तारे, यही कारण है कि तारे तारे प्रदीप्त होते हैं, प्रदीप्त, प्रदीप्त यानी लुमिनस, लुमिनस बॉडी होते हैं, प्रदीप्त वस्तु होते हैं, होते हैं कि नहीं। ठीक है, लिखेंगे तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में होता है, तारों में ईंधन, तारों में ईंधन, ईंधन किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था, अवस्था में होता है, में होता है। ठीक है, किस अवस्था में होता है भैया, प्लाज्मा अवस्था में होता है। तारों में जो ईंधन होता है वो किस अवस्था में होता है, तो प्लाज्मा अवस्था में होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। अब प्लाज्मा अवस्था है क्या, तो यह पदार्थ की चौथी अवस्था है, जैसे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, उसके बाद बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो जो पदार्थ की चौथी अवस्था है वो है प्लाज्मा, और यह अवस्था आपको ना बहुत अधिक ताप पर देखने को मिलती है, और इसमें जो गैसें होती है ना, गैसें अपने आयनों में बढ़ जाती हैं, आयनों में बढ़ जाती हैं। ठीक है, समझिएगा बात को। और एक बात ध्यान दीजिएगा, तारों के अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है, क्यों, क्योंकि इनका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, इनका मास क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, इस बात को भी क्या करेंगे, ध्यान देंगे। चलिए, इसके बाद बच्चे हम बात करेंगे किसकी, ग्रह की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ग्रह की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन इससे पहले नोट बनाकर लिख लीजिएगा, नोट। ठीक है, नोट, नोट में आप लिखेंगे कि ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में स्थिर रहता है, ध्रुव तारा सदैव, सदैव उत्तर दिशा में, दिशा में स्थिर रहता है। दिशा में क्या होता है भाई, स्थिर, स्थिर रहता है, रहता है। इसे, इसे मतलब इस तारे को, इस तारे को, को पोलारिस, पोलारिस, पोलारिस या उत्तरी व दिक्सूचक तारा कहा जाता है, दिक्सूचक, दिक्सूचक तारा कहा जाता है, दिक्सूचक तारा कहा जाता है। किसको भैया, इसके तरफ, इसके तरफ सप्तर्षि मंडल के, सप्तर्षि, सप्तर्षि मंडल के, मंडल के तीन तारे, तीन तारे इशारा करते हैं, इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। ठीक है, इशारा करते हैं, इस बात को भी क्या करेंगे, ध्यान देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद हम बात करेंगे ग्रह की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, ग्रह क्या होते हैं यहां पर ध्यान देंगे, ग्रह। ठीक है, इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे बच्चे, प्लानेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लानेट बोलेंगे, प्लानेट। ठीक है, ग्रह क्या होते हैं ध्यान दीजिए। देखिए, प्लानेट लैटिन शब्द प्लानिटाई से बना है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो प्लानेट है ना, प्लानेट लैटिन शब्द, लैटिन शब्द, शब्द प्लानिटाई से बना है,
प्लानेटाई से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाला, चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, परिभ्रमक या फिर क्या बच्चे, चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, अब ग्रहों की क्या क्या क्वालिटी हो सकती है, इस बात को ध्यान दें। पहली क्वालिटी हो सकती है, ग्रह अपने तारे की परिक्रमा निश्चित पथ पर करें, निश्चित पथ पर करें। ठीक है, इक्वालिटी होनी चाहिए। तारा जो ग्रह होता है अपने तारे की परिक्रमा निश्चित पथ पर करे। ठीक है, और क्या, ठीक है, किसी दूसरे ग्रह के परिक्रमण पथ को न काटे, परिक्रमण पथ को न काटे। ठीक है, आपको बता दें कि जो वरुण था, ठीक है, वरुण पहले काटे। वरुण की बात करें, वरुण जो प्लूटो था, प्लूटो वरुण की कक्षा को काट रहा था। जो प्लूटो था, प्लूटो वरुण की कक्षा को क्या कर रहा था, परिक्रमण पथ को काट रहा था, जिसके कारण उसे ग्रहों की श्रेणी से निकालकर पौने ग्रहों की श्रेणी में रख दिया गया था। कब? 24 अगस्त 2006 को। तो 24 अगस्त 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन उसके बाद कितनी हो गई? 8 हो गई। क्यों? क्योंकि प्लूटो वरुण की कक्षा को काट रहा था, जिसके कारण प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकालकर इसे पौने ग्रहों की श्रेणी में रख दिया गया। किसको भैया? हाँ, तो किसी दूसरे ग्रह के परिक्रमण पथ को नहीं काटना चाहिए किसी ग्रह को। ठीक है, नहीं तो उसे ग्रहों की श्रेणी से निकालकर, ठीक है, उसे क्या किया जाएगा? पौने ग्रह। ठीक है, ग्रह अपने तारे से प्रकाश व ऊष्मा प्राप्त करे। जैसे आपकी पृथ्वी क्या है? ग्रह है कि नहीं है? बिल्कुल। तो आपका सूर्य क्या है? तारा है। तो तारे से, मतलब सूर्य से पृथ्वी क्या करती है? प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करती है, तो ग्रह है। ठीक है, अगला क्या है भैया? स्वयं का गुरुत्वाकर्षण हो, स्वयं का गुरुत्वाकर्षण हो, बिल्कुल हो। स्वयं का क्या हो? गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए ग्रहों के अंदर। ठीक है, आकृति लगभग गोल हो। आकृति लगभग कैसी हो? आकृति लगभग गोल हो। आकृति लगभग क्या हो? गोल हो। ठीक है, अपना घूर्णन अक्ष हो। ठीक है, अपना क्या हो भैया? घूर्णन अक्ष हो। यहां पर लिख लेंगे अपना घूर्णन अक्ष हो। मतलब किसी भी ग्रह का क्या होना चाहिए? घूर्णन अक्ष। घूर्णन अक्ष का मतलब, ठीक है, रोटेशनल एक्सिस, जहां पर वो घूमे, घूर्णन अक्ष हो। ठीक है, ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए किसके पास? तो ग्रहों के पास होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आई कि बात नहीं? बिल्कुल। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो बस आज की क्लास इतना ही। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।